हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आपकी पढ़ाई धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन गेट के सॉल्व करने वाले हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली टाइम गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंटिन्यूसली उन टॉपिक से गेट में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो वैसे टॉपिक्स को हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टॉपिक से हमेशा गेट में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर आया, शायद एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर भी उन टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आए। तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कुछ हम नई ट्रिक अप्लाई कर सकेंगे वो ट्रिक भी हम अपनी सॉल्व करके अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन में, कि कैसे हम अप्लाई करें और अपना टाइम कैसे हम सेव कर पाएं, जो सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत लोग फोकस ये करते हैं कि भैया हमको क्वेश्चन सही करना है। यार देखो, क्वेश्चन तो सही करना ही है हमको, और वो तो उसमें तो कोई वो नहीं है कि हमको क्वेश्चन गलत करना है, बट क्वेश्चन हमको करना है विद इन टाइम करना है। क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर अटक गए तो उसी क्वेश्चन में अपना टाइम, मोस्टली टाइम उसी में वेस्ट नहीं करना है कि उसी में लगे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जिससे शायद अब पता चला एक क्वेश्चन में ही हम अटके हैं और आगे का क्वेश्चन हमको आ रहा था और लास्ट में कम टाइम की वजह से हमने वो क्वेश्चन भी गलत किया और कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ऐसी मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ अच्छे गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गेट में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी है कि इस ईयर गेट में पूछे जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, देन उसके बाद आंसर अपना नोट डाउन करके फिर सोल्यूशन देखना है कि हमारा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। ठीक है, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर से, जो सिंपल इस तरह से पोस्ट फिक्स वगैरह के एक्सप्रेशन के क्वेश्चन काफी टाइम गेट में पूछे गए हैं, जो बार बार इस तरह के मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं कि दे देंगे इक्वेशन और उनको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करना होता है हमको और सॉल्व करना होता है। तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको एक सिंपल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है हमको। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या दी गई है? हमको दी गया है 613 पावर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 9 प्लस देन माइनस। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या क्या है? इस क्वेश्चन में अभी और क्वेश्चन आगे है, तो इसमें एक एक्स हमको निकालना है। एक्स है हमारा मिनिमम साइज ऑफ ऑपरेंड, मिनिमम साइज ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड स्टैक रिक्वायर्ड, जो हमको मैक्सिमम, जो हमारा मिनिमम साइज ऑफ द ऑपरेंड स्टैक रिक्वायर्ड होगा, उसका साइज जो है हमारा एक्स से रिप्रेजेंट होगा, और वाई हमारा है, वाई है हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा, और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उनको सिंपली हमको एक्स की पावर वाई करके सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। एनएटी टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, देन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि अब आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे और आपका आंसर भी आएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे बोला है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो हमको स्टैक भी पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले अपना स्टैक ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा स्टैक। अब सिंपली हमको जो हमारे ऑपरेंड है इसमें पुश करना है और उसके बाद ऑपरेटर जो मिलेगा उनको अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? 6 को हमने पुश किया इसमें, तो हमने 6 को पुश किया। देन अगेन क्या है? 1 है, 1 को पुश किया। अगेन क्या है? 3 है, तो 3 को हमने पुश किया। अब उसके बाद हमको क्या मिला? ऑपरेटर। क्या है? पावर ऑपरेटर मिला। तो पावर ऑपरेटर हम अप्लाई कैसे करेंगे? हम दो जो ऊपर की दो हैं एलिमेंट, इन पे ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर है उन पे अप्लाई करेंगे, सॉरी ऑपरेंड पे।
तो इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब नीचे है 1 तो 1 की पावर 3, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 को नीचे रखना है कि 1 को, जो हमारा नीचे है वो नीचे रहेगा और जो हमारा ऊपर था वो हमारा पावर में गया। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 3 जो होगा हमारा 1। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद अब इस यहाँ पे हम अपना फाइनल रिजल्ट क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था 1, जो हमने 1 पुश कर दिया। अब आगे चलेंगे, आगे क्या मिला हमको, प्लस ऑपरेटर मिला, फिर हम अप्लाई करेंगे 6 + 1 = 7। तो हमको क्या हमारा रिजल्ट आया 7। तो अब हम 7 को इन दोनों की जगह पे पुश करेंगे। आगे चलेंगे, आगे है हमारा क्या 2। तो अब 2 को हम पहले पुश करेंगे, फिर हमको क्या मिला मल्टीप्लाई मिला भैया। तो फिर मल्टीप्लाई को उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 2 × 7 आएगा 14। अब 14 आया तो 14 को अगेन हम इन दोनों की जगह पे पुश करेंगे। अब उसके बाद हमारा 2 हो गया मल्टीप्लाई, अब हमारा आगे क्या 4, तो 4 को हमने पुश किया। देन अगेन हमारा क्या मिला 9, और 9 मिला ऑपरेंड, तो 9 को हमने पुश किया। अब हमको मिला प्लस, तो प्लस हमारा क्या है, अब इन दोनों के बीच में फिर अप्लाई करेंगे 9 + 4 = आगे हमारा 13। तो 13 रिजल्ट को हम यहाँ पे पुश कर देंगे। ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेप हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हमको मिला निगेटिव, माइनस मिला, तो माइनस को भी हम वैसे ही करेंगे, 14 - 13 = 1। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया इस क्वेश्चन का 1 आया। अब हमको फाइनल रिजल्ट की वैल्यू तो हमको पता चल गई क्या आएगी 1। अब हमसे पूछा था मिनिमम साइज ऑफ, बोला है कि ऑफ स्टैक कितना यूज हुआ है, तो मिनिमम हमको पता है भैया हमारा 3 यूज हुआ है, क्योंकि 3 तक हम गए थे, उसके बाद सिर्फ 3 ही हमने, 3 से ऊपर तो जा नहीं पाए, वही तक में हमारा काम हो जाता था। तो हमारा मिनिमम साइज आ गया 3। ओके, तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे x की पावर, x की जगह पे 3, y की जो हमारी वैल्यू आई 1, तो फाइनल रिजल्ट आया हमारा 3, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व किया होगा। इस तरह से इसमें इस तरह दे दिया है, डिवाइड दे देंगे और सभी चीजें दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको सिंपल। अगर ये इस तरह नहीं भी देते हैं कि x की निकालो y की निकालो, फाइनल रिजल्ट ही पूछता है, तो आपको ऐसे ही सिंपल स्टैक बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कराओगे। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको स्टैक के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो क्वेश्चन है हमारा सिंपल है, एक हमको ए मैट्रिक्स दी गई है, कितनी की है ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स दी गई है हमको, ठीक है 3x3 मैट्रिक्स। अब बोला है विथ आइगन वैल्यूज क्या दी गई है 0, 2 एंड 3, ठीक है। आगे क्या बोला है, अब बोला है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या क्या है, पहला ऑप्शन द रैंक ऑफ ए इज एट मोस्ट 2, ठीक है। अगला ऑप्शन है बी द मैट्रिक्स ए स्क्वायर हैज आइगन वैल्यूज 0, 4, 9। अगेन सी ऑप्शन है डिटरमिनेंट की वैल्यू शुड बी 0। ऑप्शन डी है क्या है द ट्रेस ऑफ ए इज 30। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फॉल्स तो नहीं बताना, ट्रू ही बताना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम एक एक ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें सारी आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमको पता है कि भैया यहाँ पे ये बोला है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स आपको बना के दी गई है, ठीक है, ये हो गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। अब इसमें बोला है आइगन वैल्यू है 0, 2 एंड 3, तो 0, 2 सपोज ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बोला है पहला रैंक ऑफ ए इज एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है पहले यहाँ समझेंगे। एटमोस्ट का मतलब होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, समझे। या तो हमारी रैंक की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करें, अगर सपोज करो हम यहाँ से रैंक निकालना शुरू करें, तो अगर हमारे पहले शायद यहाँ पे सारी ही रो हमारी सॉरी ये पूरी पहली रो हमारी 0 होती, तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हमारी तो रैंक नहीं आने वाली। अब 2 आ सकती है क्योंकि क्या पता हम इस जो यहाँ पे ये जगह है यहाँ पे जो एलिमेंट रखा था उसको हम 0 ही ना कर पाए। तो हमारी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारी जो रैंक आनी है वो रैंक आएगी n-1 शुड बी 2। तो अब ग्रेटर देन 2, हाँ इधर का ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-1 करेंगे क्योंकि एक 0 है तो 2 आएगी, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारी रैंक 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, बट 2 से ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि एक हमारा पक्का ही 0 है, तो आइगन वैल्यू 0 है उसकी। अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर हैज आइगन वैल्यू 0, 4, 9। अब एक चीज सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी समझो कि जो हमारी आइगन वैल्यू होती हैं इनका इनवर्स निकालें। तो इनवर्स सपोज करो, पहले इसको ही समझ लेते हैं स्क्वायर को। तो जो हमारी आइगन वैल्यू होती है उनका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो वैल्यू एक्चुअल स्क्वायर ही हो जाती है। जैसे हमारी आइगन वैल्यू सिंपल थी 0, 2 एंड 3, तो अगर हम इसकी बोले कि ये हमारी एक ही आइगन वैल्यू है, ठीक है, तो अब ए स्क्वायर के क्या होंगे, तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, हमको इनको सिंपली स्क्वायर करते जाना, 0, 4 एंड 9। अब अगर हमसे पूछता भैया ए क्यूब क्या होता, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती, तो इसमें भी हम यही करेंगे 0, 2 का क्यूब क्या होता है 8 एंड 9 का 27। तो ऐसे ही ये ऑर्डर कंटिन्यू होता जाएगा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर इसमें बोला नहीं गया इनवर्स का केस होता, तो इनवर्स के केस में भी हम लोग सिंपल यही करते। इनवर्स अगर बोलता कि ए इनवर्स बताओ तो हम लोग करते 0 इसका और इसका 1/2 देन 1/3, क्योंकि ए इनवर्स का हमारा फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमको पता है। तो इसकी तरह से हम ऐसे इनवर्स भी निकाल लेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन इनवर्स वाला भी होना चाहिए था, बट यहाँ से मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर बोलता कि आइगन वैल्यू दी है और इसका इनवर्स बताओ तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगला आओ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें भैया बहुत सारे स्टूडेंट ये होगा कि भैया मैट्रिक्स तो दी ही नहीं गई, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे और पता कैसे चलेगा कि 0 होगा कि नहीं। तो देखो वहां पे हमको बोला है कि सिंपल सा हमारा फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मीन्स कि तीनों आइगन वैल्यू का हमको प्रोडक्ट करना है। तो 0 × 2 × 3 इक्वल किसके होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 0। अब अगला स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि द ट्रेस ऑफ ए इज 13। मतलब अब ट्रेस भैया कैसे निकाले, तो जैसे डिटरमिनेंट निकाल लिया वैसे ही हम ट्रेस भी निकाल लेंगे। तो ट्रेस का सिंपली हमारे फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल क्या होता है ट्रेस के बराबर। क्या होता है, फिर से रिपीट करेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मीन्स क्या है 0 + 2 + 3। तो यहाँ पे आया हमारा रिजल्ट क्या, अब किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 5। तो ट्रेस की वैल्यू सिंपली आनी चाहिए थी 5, बट यहाँ पे ऑप्शन में बोला है 13। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर थे ए, बी एंड सी। तो जिन स्टूडेंट का ए, बी, सी आया उनका बिल्कुल करेक्ट आया है, और जिनका नहीं आया है तो आई होप आपने सोल्यूशन से अपनी मिस्टेक्स को समझ लिया होगा कि आपने गलती की कहाँ पे, और आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैपसैक प्रॉब्लम से।
तो एक हमको इसमें नैपसैक प्रॉब्लम दी गई है। अब इसमें क्या है, मैं लिखे दे रहा हूँ नैप शॉर्टकट में थोड़ा सा, नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें हमको कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी ऑफ 8, ठीक है। अब हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है, आइटम है इसमें, आइटम कौन कौन से हैं, I1, I2, I3, I4 एंड 5 है। तो ये हमारे आइटम्स हैं। अब यहाँ पे दिया गया हमको प्रॉफिट, और एक हमारी है वेट की। अब प्रॉफिट क्या है, 13 है, 8 है, 7 है, 4 तक ही है, तो 7 है और 3 है, ठीक है। आगे वेट क्या है इनका 1, यहाँ पे है वेट 5, और यहाँ पे वेट है 3, और यहाँ पे वेट है 4, ठीक है। अब हम इसको कौन सी नैपसैक प्रॉब्लम से सॉल्व करना है ये भी बता दे रहा हूँ मैं। तो इसमें बोला है कि सिलेक्टेड ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है 0-1 नैपसैक की टेक्निक से। किससे, 0-1 नैपसैक से, 0-1 नैपसैक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नैपसैक प्रॉब्लम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन बताना है हमको। ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्व इन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसमें बोला है नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व इन ऑप्टिमल सोल्यूशन, और इसमें बोला है कि कौन कौन से स्टेट आइटम्स जो हैं उसमें सेलेक्ट होंगे और कौन से आइटम सेलेक्ट होना है। तो इसमें ऑप्शन मैं दिए दे रहा हूँ, कहाँ पे दूँ, इधर मैं दिए दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है हमारा I1, ऑप्शन बी है I2, ऑप्शन सी है I3 एंड ऑप्शन डी है I4। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है इस वजह से क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन सिंपली ये है कि हमको एक 0-1 नैपसैक टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका मैक्सिमम वेट कितना दिया गया है, कैपेसिटी दी गई है 8। और उसके बाद हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें कौन कौन से जो हमारे आइटम्स हैं वो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो उसमें जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा तो कौन कौन से आइटम उसमें प्रेजेंट होंगे, वही हमारे करेक्ट आंसर होंगे और वही हमारे ऑप्शन आपको टिक करने होंगे। तो आप एक बार सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे बोला है 0-1 नैपसैक से और कैपेसिटी दे दी गई है 8। अब 0-1 नैपसैक, अब इसमें देखो फ्रैक्शन नैपसैक में कंफ्यूज नहीं होना। फ्रैक्शन नैपसैक हमारा ग्रीडी अप्रोच पे होता है और 0-1 नैपसैक हमारा किस में होता है, डायनेमिक अप्रोच पे होता है। बस सिंपल फर्क ये है कि देखो ग्रीडी में हम फ्रैक्शन पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे कहीं वेट, अब हमको अब पता चला हमारा कोई वेट है 5, अब हमारा वेट मिनिमम बचा है 3 और अगर हम 5 वाला लेना चाहें तो हम उसका फ्रैक्शन पार्ट, छोटा हिस्सा भी हम उसका जितना हमको जरूरत है उतना भी हम ले सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन नैपसैक। अब 0-1 नैपसैक में दिक्कत ये है, ये तो आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर हमारा वेट रिक्वायरमेंट है 3 और हमको यहाँ क्वेश्चन में वेट हमारा बच रहा है 5, तो हम नहीं ले सकते उसको, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो उस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाओगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले अब इसमें बोला है प्रॉफिट निकालना है, तो हमको एक चीज पता है भैया कि यहाँ पे 1 वेट वाला है तो ये तो आएगा, उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है तो उसको ले लेते हैं। तो जितना हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने इसको कंसिडर किया तो यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे वेट 1 हमने यूज कर लिया तो हमारा बचा 7। तो इसको I1 को तो हमने ले लिया। अब I2 पे आओ। अब क्या I2 को, मगर यहाँ पे एक चीज देखो, अब I2 में हमारा प्रॉफिट 8 है बट समस्या यह है कि वेट बहुत ज़्यादा है, वेट हमारा 5। तो हम दोनों केस देखेंगे। सबसे पहले हम I2 को ले रहे हैं। अगर I2 को हम लेते हैं तो यहाँ पे हमने 5 उसका प्रॉफिट हमने 8 को ऐड किया और वेट हमारा कितना गया 5, तो यहाँ पे बचा हमारा
कितना 2। अब दिक्कत ये है कि अब हमारा वेट हमारा कितना बचा है, मैक्सिमम वेट हम जो हम यूज कर सकते थे, अब बचा हमारा 2। अब बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे I3 अगर हम कंसीडर करेंगे तो I3 का वेट तो 3 है और हमारे पास तो सिर्फ 2 ही बचा है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। अगर हम I4 को लेना चाहें तो इसको भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भैया इसमें भी हमारा वेट जो है 4 है और हमारे पास तो वेट 2 ही बचा है। तो अगर अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 21। अब हम एक सेकेंड केस लेते हैं कि अगर हम I2 को ना लेके I3 और I4 को शायद ले लें तो ज़्यादा मिल जाए। तो सबसे पहले I1 को तो हमने लिया ही लिया, अब हमने I2 को नहीं लिया। अब यहाँ पे हमने I2 को नहीं लिया, I2 की जगह पे हमने पहले I3 को ले लिया, तो इसका भी प्रॉफिट क्योंकि 7 है तो यहाँ पे 7 ऐड हो गया। अब 7 इसमें ऐड किया और 3 हमारा वेट क्या हो गया, चला गया। तो 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ पे 4, अब ये क्या नीचे वाला I4 भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी भैया वेट की रिक्वायरमेंट तो 4 ही है और हमारे पास वेट जो बचा हुआ है वो भी 4 है, तो हम I4 को भी ले सकते हैं। तो हमने इसको भी लिया और हमारा वेट पूरा हमने इसमें यूज भी कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा रिजल्ट 24। तो अब देखो, अब हमको मैक्सिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमको मिला वो कहाँ से मिला कि हमने I1 को यूज किया, I3 को यूज किया और I4 को यूज किया। तो ऐसे ही केस बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब फ्रैक्शन नैपसैक होता है तो उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट में हम वेट को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम अपनी बना लेते हैं लिस्ट, प्रॉफिट में वेट को डिवाइड कर करके, और जो जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा, जिसमें मैक्सिमम डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ रहा होगा, उसको हम कंसीडर करते चले जाते हैं। और इसमें होता है, इसमें जो लेंगे पूरा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बस ये याद रखना है। और ये इनसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कई बार ऐसे ही थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मेथड कौन सी अप्रोच से लिया गया है। तो हमको याद रखना है फ्रैक्शन नैपसैक हमारा ग्रीडी अप्रोच से है और 0-1 नैपसैक हमारा किससे है, डायनेमिक अप्रोच से है। तो इसको याद रखना है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ से है, एल्गोरिथम से, जिसमें हमारी 2 मेनली अप्रोच है, डिजिक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड। तो उन पे एक क्वेश्चन है हमारा, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा डिजिक्स्ट्रा का, इसमें तो डिजिक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको बोला है, मैं लिखे दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, डिजिक्स्ट्रा एल्गो से है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हमको एक नोड ए है, जैसे मैं फिगर पहले ड्रॉ कर रहा हूँ बी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूँ, जिससे आपका टाइम सेव हो पाए। ई यहाँ पे है सी और यहाँ पे हमारा डी, इससे हमारा ये कनेक्टेड है, इससे हमारा ये। अब इसकी वेट भी हम लिखे दे रहे हैं 30, 10, 40, then 50, 20, 60, 20 एंड 50। तो आई होप। अब इसमें बोला गया है ए हमारा सोर्स नोड है। सोर्स नोड में लिखे दे रहा हूँ, सोर्स नोड है ए। अब बताओ, इसमें है कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ बताना है हमको, उसका वेट। शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, पाथ वेट बताओ कितना आएगा। एनईटी टाइप क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमको सेमेस्टर एग्जाम के थ्रू जैसे सॉल्व नहीं करना है कि हम पहले भैया बनाएंगे, एल्गोरिथम वगैरह अप्लाई करेंगे। तो इसका जो आसान तरीका है हम उसी से जाएंगे।
जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में हमको ऑप्शन टिक करना है या ऑप्शन जो हमको आंसर बताना है, ना कि हमारा सोल्यूशन चेक करेंगे वहाँ पे। तो हमको वो अप्रोच से जाना है जिससे हमारा टाइम सेव होगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा सोर्स नोड है, तो सोर्स नोड को 0 कंसीडर करेंगे। अब बाकी को हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, जो हम इनफाइनाइट रखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एक नोड पे जाएंगे। तो अब देखो ए से बी पे जाएंगे तो इनफाइनाइट जो हम इसमें ये बात हमको पता होता है ना जिस तरह के एल्गोरिथम में, कि अगर हमारा दूसरी नोड से अगर किसी दूसरी नोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम वैल्यू कम हमारा पाथ में लग रहा है, टाइम वेट जो हमारा है वो कम लग रहा है, तो हम वैल्यू को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो अब यहाँ से समझो, पहले ऐसे अगर हम बी जाएं तो ऐसे बी पे हम जाएंगे तो अभी इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, बट अगर हम 20 वेट लेके जाएं तो हमारा इनफाइनाइट से 20 लेस है। तो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट की जगह पे 20 किया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 + 20 = 20 आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमने ये नोड को कवर कर लिया, क्योंकि अब ये चेक करते जाएंगे कि क्या ए से बी पे जाने का और भी कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या है तो हम अपडेट कर देंगे, सिर्फ मिनिमम होगा तो अपडेट करते जाएंगे। अब एक और, अब देखो यहाँ से अगर हम ए से ई पे जाए 50 मिलेगा, और ई से बी पे भी जा सकते हैं, बट 50 या 60 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 110 हो जाएगा, जो ज़्यादा है। तो हम 20 तो हमारा सबसे मिनिमम है। अब सोर्स नोड को ही लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसा मत करना कि इसे यहाँ पे जा रहा है, डी से बी पे जा रहा है, ऐसा नहीं। अब ए से जाएंगे सी पे, तो ए से सी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ सीधा डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 30 है भैया, तो हम 0 + 30 ऐसे करेंगे और यहाँ पे 30 कर दिया। ए से बी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ 20 है और ए से सी पे जाने का 30 है। अब ए से हमको ई पे जाना है, ई पे, तो अब ए से ई पे जाने की देखो 3 रास्ते। एक तो पहले हम या तो ए से बी जाएं और बी से ई जाएं, तो हम कितना लगेगा, हमको 20 और प्लस 60 80 लगेगा। अब अगर हम ए से सी पे आए और सी से ई पे जाएं तो 40 एंड देन 30, तो कितना होगा, 70 लगेगा। अब या तो हम ए से डायरेक्ट ई पे चले जाएं तो हमारा क्या लग रहा है, 50 टाइम लग रहा है। तो हमको सिंपली क्या है, हमको तो अपना शॉर्टेस्ट लेके चलना है ना, शॉर्टेस्ट लेके चलना है, तो हम यहाँ से ही डायरेक्ट चले जाएंगे। अरे यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट को चेंज करके हमने ई का वेट लिख दिया 50। तो यहाँ से हम ए से ई पे भी यहाँ से चले गए। अब आओ, अब क्या क्या कौन कौन सी नोड बची, डी बची हमारी। अब डी बची तो डी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं ए से। तो पहले एक से हम ए से या तो सी पे जाएं और डी पे जाएं, तो 30 + 10, तो डी पे एक जाने का तरीका मिला, ए से सी पे जाएं और सी से हम डी पे जाएं, तो हमको मिल जाएगा 40। अगेन अब ए से हम या तो बी पे जाएं और बी से हम या तो डी पे जाएं, तो हमारा रास्ता मिलेगा 20 + 20 40 आ गया। लो सेम है। अब या तो हम ए से ई पे जाएं और हम कहाँ से जाएं, ए से ई पे चले जाएं और ई से हम डी पे चले जाएं, तो कहाँ पे क्या मिलेगा, 50 + 50 आएगा यहाँ पे 100, तो ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो और कोई रास्ता है, तो हम ए से ई पे जाएं, ई से सी पे जाएं और डी पे जाएं तब भी, तो हमारा देखो यहाँ पे सिंपल पाथ तो 2 ही है, एक तो ये है, एक ये, या तो हम ए से सी जाएं और सी से डी चले जाएं तब भी हमारा 40 में काम हो जाना है, और या तो हम ए से बी जाए और बी से डी, तो जो सा भी रास्ता हो आप ले सकते हो। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, ये तो बताना नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ का वेट बताना है, ये तो बताना नहीं कि कौन कौन से पाथ है। अब ये अगर ये इस तरह से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकते हैं, आपको हम ऑप्शन दे देते कि शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, डायरेक्शन कि कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें अगर एमएसक्यू क्वेश्चन इससे बड़े आराम से बन जाता। लास्ट वाले में आपसे पूछ सकते थे ए से बी और बी से डी, ये ए से सी और सी से डी, तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होते, तो इसका ध्यान रखना है। बट सिंपली हमको इसमें वेट बताना है, तो हम कंसीडर इसी को करे ले रहे हैं आपको ये। तो हमारा मैक्सिमम वेट आया यहाँ पे 40, तो हम काउंट कर लेंगे अब सारे को। 20 यहाँ पे 0 ए का है, पी का है 20, सी का है हमारा 30, डी का है हमारा 40 एंड ई का है हमारा 50। तो ऐड कर लेंगे 50 50 100 140, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आया 140। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे आराम से सॉल्व करना है, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आपको उस पुराने अप्रोच से नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह में और भी दिमाग में रखा करो, जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो, देखा करो कि इससे और किस टाइप के क्वेश्चन गेट में फ्रेम हो सकते हैं,
तो उन पे भी ध्यान किया करो और अभी उनको सॉल्व करते जाओ। तो जिससे ये होगा ना कि अब वहाँ पे गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। ऐसा तो नहीं है ना जिस तरह का है तो कुछ अलग टाइप का ही दे दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो तरीका है सॉल्व करने का, उसी से हम सॉल्व कर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा, बट हमारा अप्रोच सही है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च में हमको एक पहले नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया गया, हमको नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया गया। सीक्वेंस क्या है, 15 है, 16 है, 22 है एंड 25 है, 29 है, 33 है, 46 है एंड 49 है। 49 के बाद 60 है एंड 71 है। अब इसमें बोला गया है हमको बाइनरी सर्च को यूज करना है, यूजिंग बाइनरी सर्च द नंबर ऑफ कंपैरिजन required to search element is 60। तो 60 को हमको सर्च करना है और बताना है नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे कितने रिक्वायर्ड हैं 60 को सर्च करने में, और टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, बाइनरी सर्च होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एनईटी टाइप क्वेश्चन है तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, और मैं लेके ही क्वेश्चन उस तरह आया हूँ जिनमें ऑप्शन ना हो, तो क्योंकि ऑप्शन के थ्रू से क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाता है जल्दी, तो इनमें है भी नहीं ऑप्शन। आप सॉल्व करो देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और उसका आंसर आ गया होगा। अब देखो हमको सबसे पहले कुछ चीज़ें पर ध्यान रखनी। बाइनरी सर्च में एक तो क्वेश्चन आपको, अगर देखो इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है इसमें ध्यान देना कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर सपोज करो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन गेट में आता है और उसमें जो ऑप्शन है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं, तो आपको सिंपली पहले क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री का रूल ही यही है कि पहले जो हमको सीक्वेंस है उसको हम अपना सॉर्ट करेंगे, तभी हम ये इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा आता है गेट में जिसमें जो हमको सीक्वेंस है वो सॉर्टेड ऑर्डर पे नहीं दिया गया है, तो पहले आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस को सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को अप्लाई करना है। तो हमको किस्मत से तो हमको है कि यहाँ पे हमको सॉर्टेड ऑर्डर पे मिल गया है। अब हमारा एक एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री में हम बाइनरी सर्च में हम करते हैं क्या, अब इसमें हम लेते हैं क्या, तो अब करेंगे सबसे पहले मिडिल निकालेंगे। मिडिल करेंगे तो यहाँ पे हम इन्हें अगर इंडेक्स बनाया है, इसको सपोज करो ये हमारा एक इंडेक्स है एरे, तो एरे हमने बना लिया, यहाँ पे ये हमारा ये हो गई एरे। ये अब यहाँ पे ये हमारा 0 इंडेक्स है और ये हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम सबसे पहले मिडिल निकालेंगे, तो 0 + 9/2। अब यहाँ पे 9 है तो क्या आएगा 4.5। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अपर ही वैल्यू लेंगे, तो 5 आया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, तो अब 5 नंबर पे हमारा क्या है 33 है, हमको सर्च क्या करना है 60। तो अब यहाँ पे ये देखना कि देखो अब यहाँ पे ये है कि सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अब हमारा जो हमको सर्च क्या करना है 60, तो अब 60 अगर 5 नंबर के इंडेक्स पे हमारा 33 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि 60 हमारा इस 33 के तो आगे ही होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो इससे कम में तो नहीं होगा, इससे कम में तो 33 से लेस वैल्यू होंगी और इससे आगे ग्रेटर। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली नेक्स्ट, एक तो हमारा कंपैरिजन हो गया यहाँ से एक। अब हमको 5 पे देखते हैं पहले मिला कि नहीं, तो 33 हमको सर्च करना था 60 तो नहीं मिला। अब अगला चलेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे हम इंडेक्स कहाँ से लेंगे, 0 से नहीं 5 से लेंगे, 5 + 9/2।
तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा रिजल्ट हमारा 14, और 14 को अगर हम सॉल्व कर 2 से करेंगे तो आएगा 7। अब 7 नंबर में हमारा 49 है क्या, 49 मिल रहा है, 60 मिला क्या, नहीं मिला, तो हम एक कंपैरिजन हमारा यहाँ पे और हो गया। अब आगे चलेंगे, तो आगे चले हम, तो अब यहाँ पे लिए 7 + 9/2, तो यहाँ पे क्या है 9 और 7 को हम ऐड किए तो आया 16 और रिजल्ट आया हमारा 8। अब 8 पे हमारा क्या है 60, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे 1 लगा, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे लगे 3। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि भैया अगर यहाँ पे सपोज करो 60 ना होकर 16 होता तो क्या करते, तो यहाँ पे 9 की जगह हमारा जो हमारा 9 है ये चेंज होता, 0 वैसे ही होता। अगर हम सपोज मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ आपकी खुशी के लिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर सपोज करो हमको निकालना होता 16, चलो तो अब हम पहले क्या करते, सॉल्व करते तो पहले मिडिल निकालते, जो हमारा मिडिल निकल के आ रहा था क्या, वो अपर बाउंड लेते हैं, तो हमारा निकल के आया 5। अब 5 पे हमारा क्या मिल रहा था 33। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चेंज क्यों करते, क्योंकि भैया हमको पता है सिंपली 16 हमारा 33 से तो लेस होगा, तो हमारे इससे पहले मिलेगा ना कि आगे मिलेगा, ये हमको पता है। तो अब आगे चलेंगे, तो यहाँ पे हम 0 को वैसे ही रखेंगे और 5 को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और 2 करेंगे, तो यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया अपर पॉइंट हम लेंगे तो यहाँ पे आया 3। अब 3 पे देखो, 3 पे हमको मिल रहा है 25। अरे भैया यहाँ पे तो अभी हमको क्या चाहिए 16, नहीं मिला। आगे चलेंगे, अब आगे चले तो 0 + 3/2। अब यहाँ पे क्या आया 3, तो 3 पे अब यहाँ पे सॉल्व किया तो हमको मिला 2। अब 2 पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब आगे चलेंगे 0 + 2/2, रिजल्ट आया 1। 1 पे मिल रहा है क्या, हाँ 1 पे 16 हमको मिल रहा है। इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लिखे 1 2 3 4 नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे। तो दोनों टाइप से मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। इस टॉपिक से कई बार गेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए हम ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DBMS से, सिंपल की कॉन्सेप्ट पे है। एक हमको रिलेशन दिया गया है इसमें ABCD एंड E, ठीक है। अब इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दे दी गई है, A से B दे दी गई है और C से D दे दी गई है और E से हमको A दे दी गई है, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, X है हमारा, इसमें बताओ कि नंबर ऑफ सुपर की, सभी चीज इसी में पूछ लेंगे, सुपर की, ठीक है, सुपर की इन R। Y है हमारा कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इन R। Z है हमारा अल्टरनेट की इन R। तो अब हमसे बोला है कि जो वैल्यू बताना है और बताना है फाइंड X + Y + Z। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, देन मुझे आंसर बताओ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा और उनका आंसर आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपर की निकालने नहीं जाएंगे, कैंडिडेट की निकालेंगे। अब कैंडिडेट की निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है कि राइट साइड चेक कर लिया करो। राइट साइड पे जो एलिमेंट नहीं है वो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो B है तो B है, D है, D भी है, A है। अब सपोज यहाँ पे देखो C और E नहीं है, अब CE तो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट होगा, या तो CE से हम कैंडिडेट की बन जाए हमारा, CE तो हमारा अकेले से CE से हमारा पूरा रिलेशन कवर हो जाए, या हम देखते हैं इसके साथ कोई और हमको ऐड करना पड़ता है क्या। तो पहले C और E को देखते हैं, तो C तो हमारे कैंडिडेट की का पार्ट होंगे ही होंगे।
तो सी से देखते हैं, सी से सी आ गए, सी से मिला हमको डी, और ई से मिल रहा हमको ए, और ए से मिल रहा हमको बी। अब देखो, अब यहाँ पे कई थोड़े से दिमागदार होंगे कि भैया हम यहाँ पे ए सी भी तो कर सकते हैं ना, उससे भी तो हमारा कवर हो जाएगा। बट बेटा देखो, वहाँ पे वो हमारा रिलेशन तो हमारा कवर हो जाएगा, बट वो हमारा कैंडिडेट की नहीं। वो कैंडिडेट का मतलब ये होता है जो हमारी मिनिमम की होती है, जिससे हम पूरा रिलेशन कवर कर पाएँ, तो वही हमारा कैंडिडेट की होता है। अगर ए को हम लेके आएंगे तो ये हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा, सुपर की होगा। सुपर की हमारा देखो, अब इसमें भी एक स्टेटमेंट है कि एवरेज कैंडिडेट की इज ए सुपर की। जो हमारी कैंडिडेट की है वो हमारी सुपर की हो सकती हैं, बट नॉट एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की। जो हमारी सुपर की है वो हमारी कैंडिडेट की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो कैंडिडेट की समझे क्या होता है, मिनिमम होता है जो कैंडिडेट की वही। तो जब सी से हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों फालतू में ए को घुसेड़ेंगे बीच में। तो हमारा यहाँ पे आया कैंडिडेट की हमारी आ गई 1। अब आगे चलो, अब आगे है नंबर ऑफ सुपर की। अब नंबर ऑफ सुपर की यहाँ से हम निकाल लेंगे शॉर्टकट तरीके, सी है तो सी और ई को निपटाएंगे, 2 की पावर में जो बचे हैं उनको लगाएंगे। तो 1 2 3, 2 की पावर में 3, आंसर आया 8। तो हमारा सुपर की आया 8। अब देखो अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की वो की है जैसे अगर हम सी के साथ किसी को मर्ज करना पड़ता तो वो हमारी एक अल्टरनेट की होती। बट यहाँ पे देखो हमको मर्ज करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो हमारा अल्टरनेट की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 0। अगर यहाँ पे हमको सी से हमारा पूरा रिलेशन कवर नहीं हो रहा होता और किसी चीज़ को कोई भी एलिमेंट ए बी सी डी जो भी हमको इसमें ऐड करना पड़ता, अगर ऐड करते तो वहाँ पे अल्टरनेट की हो जाती हमारी, जो भी जितने भी ऐड करते तो उस हिसाब से हमारे काउंट हो जाता। बट यहाँ पे हमको काउंट करने की नीड ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे हमारी अल्टरनेट की वैल्यू है वो है 0। अब रिजल्ट हम अपना फाइनल लिख देंगे, क्या है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1 और 0। तो आया रिजल्ट हमारा 9, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। जिन स्टूडेंट का आंसर 9 आया है बिल्कुल उनका करेक्ट आया है, उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। आप आगे चलते हैं। अब आगे तो आगे है हमारा मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार गेट में आया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जान लो, आराम से विद इन सेकेंड आंसर निकाल लोगे। अब इसमें बोला है 4 7 1 0 0 -3 8 5। इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट देख के ही दे देंगे, तो जो नहीं देख के दे पा रहे हैं उनको मैं बता रहा, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें बोला गया है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ऑप्शन भी है, लो ऑप्शन भी लो, 4 -3 2 6। ऑप्शन बी है 4 3 -2 6। ऑप्शन सी है -4 -3 -2 and -6। ऑप्शन डी है 1 -3 8 6। मोस्टली प्रोबेबिलिटी विद इन सेकेंड क्वेश्चन था, आपको मैट्रिक्स देख के ही आंसर पता चल गया होगा। अब एक बार मगर नहीं हुआ तो एक बार आप सॉल्व कर लो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को हम पुराने तरीके से लेंदी मेथड से नहीं जाएंगे कि भैया 4x4 का मैट्रिक्स है, a माइनस लेमडा आई करेंगे बराबर 0 करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। वो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन ही करते यही क्वेश्चन करते रहोगे, 10-15 मिनट में आंसर लाओगे, और उसने में भी ले आओ तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को फिर आसान तरीका क्या है, आसान तरीका सिर्फ हमको इतना जानना है क्या मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। तो हमको बस इतना ध्यान देना कि अगर हमारी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही हमारे उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। अगर मैट्रिक्स हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है तब भी हमारा जो उसका उस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वही हमारी क्या होंगी,
आइगन वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स हमको पता चल रहा भैया क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर में नॉन जीरो हैं और लोअर पे जीरो हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ये है, तो वही हमारा आइगन वैल्यू होगी 4 - 3 2, 6। कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो ये देखो विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आराम से निपटाते जाना है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह के ट्रिक को भी आप समझ के सीख के जाओ कि वहाँ पे आए तो टाइम मत बर्बाद करके आओ। अब अगला क्वेश्चन डिजिटल का सिंपल क्वेश्चन ए सीपो रजिस्टर है, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं इज एंड गिवन। क्या है रजिस्टर, एक हमको रजिस्टर इसमें सीपो रजिस्टर बना के दिया गया है, ये जिसमें वैल्यू की इंसर्ट है 0 1 1 एंड 1, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक हमको बना दिया गया है एंड गेट, ये हमारा एक एंड गेट है और यहाँ पे नॉट है, और जो हमारा कनेक्ट है इस रजिस्टर से। अब यहाँ पे ये हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे भी एक एंड गेट बना हुआ है, एक तो इसका छोर कनेक्टेड है इससे और दूसरा कनेक्टेड है इससे। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक लगी है क्लॉक। इस तरह के क्वेश्चन गेट में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से समझना है। Q3 Q2 Q1 एंड Q0, ठीक है। तो अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बताओ द स्टेट ऑफ द रजिस्टर आफ्टर 4 क्लॉक। 4 क्लॉक के बाद रजिस्टर की में हमारे क्या होगा। तो अब हम इसमें सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, Q3 Q2 Q1 एंड Q0। एक बार आप लोग पहले इसको खुद से सॉल्व करो, देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल हमको एंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और अपने शिफ्ट की समझना चाहिए कैसे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे Q3 Q2 Q1 इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0 1 1 एंड 1, ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। ये कनेक्टेड इससे, यहाँ से हमको मिला 1, यहाँ से मिला हमको 1, ठीक है। अब एंड में 1 1 होता है तो रिजल्ट क्या आता है 1, इतना पता ही होगा। अब यहाँ से मिला हमको 0 और यहाँ पे मिला 1। अब 0 1 में एंड में रिजल्ट क्या होता है 0, बट यहाँ आगे क्या लगा है नॉट, तो 0 को चेंज कर देगा 1 पे। अब 1 आया तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 को शिफ्ट करते जाएंगे, इसको 1 पे, यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे, और जो नया मिला उसको यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला, 4th क्लॉक तक जाना है हमको। अब आगे इसको रब कर दिए, यहाँ पे चेंजेस कर दिए, ये 1 आया, यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। अब आगे चलेंगे, यहाँ से हमको मिला 0, यहाँ से मिला 1। अब 0 1 में हम एंड हमारा क्या होता है 0। अब यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला 0, फिर आया रिजल्ट क्या हमारा 0, बट 0 और आगे नॉट लगा है तो रिजल्ट क्या जाएगा यहाँ से 1। तो आगे फिर शिफ्ट किए हम 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारा नया क्या मिला 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब यहाँ से ही हमको पैटर्न समझ में आ रहा है कि 0 आगे बढ़ता जा रहा है, घूम के वापस आ जाएगा, देख लेना, ऐसा ही होता है। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 और एक 0 हमारा आगे शिफ्ट हो गया। अब अगला चलता है, तो यहाँ से मिला हमको 0 और 1, यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला 0, दोनों का रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। अब 0 और अगेन 1, क्या आएगा रिजल्ट 0, बट नॉट लगा है तो आगे आया 1। फिर हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे अगेन 1, तो 3 पे। देखो मैंने पहले कहा था 0 आगे शिफ्ट होता जा रहा है।
यहाँ पे आया 1, सॉरी यहाँ पे मिटाना नहीं था, 1, यहाँ पे आया 0। ठीक है, फोर्थ पे आओ। जो फोर्थ के बाद हमको बताना है कि आफ्टर 4 o'clock। अब यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, रिजल्ट आया दोनों को 1। अब 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आया 1। ठीक है, तो 1 1 का रिजल्ट एंड में क्या आता है? 1 आता है। अब 1 आता है तो वहाँ पे अब नॉट लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। देखो मिला 0। अब इसको शिफ्ट किए 1, यहाँ पे शिफ्ट किए 1, यहाँ पे शिफ्ट किए इसको, और 0 घूम के आ गया वापस। मैंने पहले ही कहा था, तो यही एक पैटर्न चलता जाएगा, फिर 0 आगे बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर 4 o'clock के बाद हमारा रिजल्ट आया क्या? 0 1 1 1, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर बोलता 6 o'clock 5 o'clock तो ऐसे फिर ये सॉल्व नहीं करना, धीरे धीरे हम अपन ये टेबल हमने बनाते हैं तो आगे हम लोग समझ जाएंगे। 8th 9th जितना भी पूछ लेगा तो बस यही पैटर्न हमारा चलता जाएगा और यही तरीका है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, जहाँ पैटर्न मिला बस हमारा काम हो गया। तो बस ऐसे ही कॉमन सेंस यूज करना है और क्वेश्चन को फटाफट निपटाते जाना है और बढ़िया सी रैंक लेके आना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा डिजिटल के है, डिजिटल में है। इसमें बोला गया है ए बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन है एफ ए बी सी, ए बी प्लस यहाँ पे दिया गया है बी सी। अब बोला गया है देन F1 A, B, C F A, B, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, A B C। ठीक है, अब बोला क्या है? फाइंड द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ F1 A, B, C। ऑप्शन ले लो इसमें। बोलोगे भैया ऑप्शन नहीं देते हो, अब बी सी ले लो, ए बी सी, डी भी ले लो, ए बी आ गया। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ आंसर। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, उनका आंसर भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, हमको निकालना क्या था? मिनिमम एक्सप्रेशन F1 A B C का। हमको F क्या दिया था? A B प्लस बी सी। बस सिंपल हमको समझना यह था कि यहाँ पे हमको A B C की जो वैल्यू यहाँ दी गई है उसको ही पुट करना है, क्योंकि हमको निकालना तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन कहाँ का निकालना है? F1 का निकालना है। तो सिंपली इसमें रखते जाएंगे। अब इसमें बोला है A की जगह पे A ही रखना है, तो A की जगह पे A रख दिया भैया। बी की जगह पे रखना है बी, तो ए बी की जगह पे बी ही रखे हैं, प्लस अब यहाँ पे बी की जगह पे बोला है बी ही रखना है, तो बी की जगह पे बी, बट सी की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है? ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए बी सी, अब ये मत करना क्योंकि बी और बी हमारा बी स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे बी ही होता है, तो एक बी को हम अपने हटा दिए। अब यहाँ से देखो पता चल रहा मिनिमाइज एक्सप्रेशन, तो क्या करना है? सिंपल हमको ए बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस सी। अब 1 प्लस सी बचा, ठीक है, तो 1 प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे ए बी डॉट 1 होगा, जिसका रिजल्ट क्या आया? ए बी। अब ए बी आया तो ए बी हमारा है ऑप्शन डी, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन हमको ऐसे ही फटाफट निपटाते जाना है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के सेशन में मुझे टॉप 10 क्वेश्चन आपको कराने थे, जिसका ये आखिरी क्वेश्चन। इससे इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, गेट में पूछे गए हैं हीप पे, तो हीप को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है हमको पहले एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है? 29 17, थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम। एलिमेंट्स है 29, कैमरे में आ रहा है? आ रहा है। 29 17 30 27 52 15 12
5 एंड 70। ठीक है, अब बोला है मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज रिक्वायर्ड बताना है, और इसमें यूज क्या करना है हमको, मैक्सिव। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, पहला है ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ये ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक बार आप हीप मैक्सिमम हीप बनाओ और बताओ मिनिमम इंटरचेंज कितने रिक्वायरमेंट है मैक्सिव को यूज करके। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा और आंसर आ गया होगा। सिंपल मैक्सिव बनाना तो हमको पता है, मैक्सिव क्या होता है, जिसमें रूट एलिमेंट में मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए उसके चाइल्ड के कंपैरिजन में, जो हमारे चाइल्ड उसके चाइल्ड होने चाहिए वो उससे रूट एलिमेंट से लेस होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट क्या करते हैं यार, कि मैंने देखा है कि एक एक नोट बनाते जाएंगे और इंटरचेंज करते जाएंगे, तो वैसे में टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता ही होता है, और वैल्यू भी लास्ट में गलत आएगी आपकी, क्या पता आ जाए किस्मत से। लेकिन इस ऐसे नहीं करना, पहले हमको पूरा ट्री बना लेना है, क्योंकि इसमें कौन सा हमको बाइनरी सर्च ट्री ले जाना है भाई, हमको सिर्फ सिंपली इसमें लेफ्ट टू राइट जाते रहना है। तो पहले हम अपना ट्री बना लेंगे, फिर हम देख लेंगे कहाँ पे इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पहले हमारा 29 है, 29 से आया हमारा 17, 17 से आया हमारा, सिंपल हमको लेफ्ट टू राइट जाते जाना। 30 यहाँ से मिला हमको 27, यहाँ से मिला हमको 52, यहाँ से मिला हमको 15, यहाँ से मिला हमको 12, और यहाँ से मिला हमको 5, और यहाँ से मिला हमको 70। क्योंकि जो हमारा हीप होता है वो हमारा किस ट्री के बेस पे होता है, कंप्लीट ट्री के बेस पे होता है। किसके होता है, कंप्लीट। तो हमारे लेफ्ट टू राइट जाते जाना, फिर फुल करते जाना है। ठीक है, अब देख लो कि इंटरचेंज कितने रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे नीचे से शुरू करो पहले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रूट एलिमेंट हमारा कौन सी ट्री चल रही, मैक्सिव। तो यहाँ पे देखो 27 70 से लेस है, तो यहाँ पे इसको चेंज किए, यहाँ पे आया 70, यहाँ पे आया 27। ठीक है, तो एक इंटरचेंज की जरूरत पड़ी। अब आगे चलो, इन दोनों में देखो, अब यहाँ पे 17 है, तो 17 तो 70 से लेस है, तो यहाँ पे चेंज की 70 ऊपर गया और यहाँ पे 17 नीचे आया। ठीक है, मिनिमम से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 70 आ गया, अब 70 देखो इन दोनों पे, फिर 29 से लेस है, तो 70 गया यहाँ और 29 गया हमारा यहाँ पे। तो एक तो इंटरचेंज यहाँ लगा, एक इंटरचेंज आगे लगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको छेड़खानी करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि भैया इसमें तो रूट नोड ऑलवेज वो सॉरी ग्रेटर है ही 15 और 12 से, तो यहाँ पे ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ठीक है मामला, बट यहाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ा रहा है ना, क्योंकि 29 हमारा 52 से लेस है, तो यहाँ पे बदलो इसको, यहाँ पे लाओ 52 और यहाँ पे लाओ 29 को 29, तो यहाँ पे एक इंटरचेंज और पड़ गई जरूरत। अब देखो यहाँ पे ठीक हो गया मामला, बट यहाँ पे अभी भी बिगड़ रहा, क्योंकि 27 हमारा इसमें ऊपर होना चाहिए और 17 हमारा नीचे होना चाहिए, तो एक इंटरचेंज की और रिक्वायरमेंट हो गई। अब देखो सही है, यहाँ पे भी रूट एलिमेंट ग्रेटर है, इन दोनों में भी रूट एलिमेंट ग्रेटर है, यहाँ भी रूट एलिमेंट ग्रेटर है, और इन दोनों में भी रूट एलिमेंट ग्रेटर है। जिसमें बाइनरी सर्च ट्री का मेथड मत लगा के आना कि बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ट्री बना दो, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्री हमको बेसिकली बनाना होता है। इंटरचेंज कितने हो गए, 1 1 1 2 3 4 5, इंटरचेंज मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ी 5। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने, जो हमने आज के सेशन में 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट के 10 के 10 ही सही हुए होंगे, उनका करेक्ट आंसर आया होगा। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप नए कॉन्सेप्ट सीखने जाओ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको ही रिवाइज करते जाना है।
तो अब आई होप आपने आज के सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपने कुछ नई ट्रिक देखी होंगी जो आपको अच्छे से आपको बेनिफिट होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान आसान तरीका, जिससे हम अपना टाइम भी बचा पाएंगे और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखो वहाँ पे हमको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी, तभी टेस्ट सीरीज होती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि अगर टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आप आगे के क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन शायद इजी हो, जो आपको बहुत आसानी से आ रहे हो, आपके पास टाइम ही कम हो और उनमें हड़बड़ाहट में गलती कराओगे। टाइम का प्रेशर जब होता है तो हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी गलतियों का ध्यान रखना है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, पूरे ही सही करके आना, और उसके बाद आपकी बढ़िया सी रैंक आ जाएगी। जहाँ आपको जाना है IIT PSU, जहाँ भी आपका एम है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीक में 3 से 4 लेक्चर आपको दे पाऊँ। अब आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट पे एक हार्ट बना देना, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने मेहनत की वो आपके लिए कुछ बेनिफिट आपकी लाइफ में उससे मिल पाई, आपका प्रिपरेशन कुछ अच्छे और भी अच्छे तरीके से हो पा रही। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो कि भैया यहाँ ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझसे पूछ लेना कि चौथा पांचवा जो भी है, जो भी नहीं समझ में आया उसमें आप कमेंट में मुझे बताना। हम नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो और कोशिश करूंगा कि कोई और आसान तरीका होगा तो मैं बता पाऊंगा, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच।